हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रविशंकर और हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बेस राजस्थान जी के, जिसके अंदर आज हमारा थर्ड अध्याय है। राजस्थान की जो 6 क्लास की बुक है राजस्थानी दिन, उसका हमारा थर्ड अध्याय है आज, जो है इतिहास को जानने के स्रोत। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्लास, यानी कि इतिहास को जानने के स्रोत कौन कौन से हैं उनके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। यानी कि ये क्लास है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसके अंदर मैंने मेन जो फैक्ट हैं वो लिए हैं एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अनुसार, और जो अदर जो हमारे कंपटीशन के जो लिए जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको भी मैंने इसके अंदर शामिल किए हैं। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। आज हमारा थर्ड अध्याय राजस्थान के इतिहास को जानने के स्रोत कौन कौन से हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। थोड़ा सा हम अभी चाहते हैं, पास में थोड़ा सा काम चल रहा है, इसी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है हमें। तो चलिए आज का सेशन देखते हैं, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इतिहास को जानने के स्रोत कौन कौन से होते हैं। यानी कि हम किसी भी क्षेत्र के इतिहास को जानना चाहते हैं तो उसको जानने के दो स्रोत होते हैं मुख्य रूप से। एक होता है पुरातात्विक स्रोत, एक होता है साहित्यिक स्रोत। यानी कि दो स्रोत होते हैं, पुरातात्विक स्रोत हो जाएगा और साहित्यिक स्रोत होता है। इनके आधार पर हम किसी भी इतिहास को जान सकते हैं, किसी भी शासक के बारे में जान सकते हैं, किसी क्षेत्र के बारे में जान सकते हैं। यानी किसी भी क्षेत्र, शासक या किसी भी क्षेत्र का इतिहास जानने के लिए पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत अति महत्वपूर्ण है। तो चलो देख लेते हैं हम पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से होते हैं। तो जो प्राचीन अवशेष होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। प्राचीन अवशेषों को, यानी प्राचीन अवशेष कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं। जैसे अभिलेख हैं, स्मारक हैं, मुद्राएं हैं, उत्खनन से प्राप्त सामग्री हैं, कलाकृतियाँ हैं। ये सारी की सारी कौन सी होती हैं, पुरातात्विक स्रोत होती हैं, पुरातात्विक स्रोत होती हैं। और साहित्यिक स्रोत के अंदर कौन कौन से शामिल होते हैं, तो प्राचीन जो ग्रंथ होते हैं, प्राचीन ग्रंथ हो जाएंगे, वो सारे के सारे इसके अंदर शामिल होते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम साहित्यिक ग्रंथों के अंदर, जैसे महाभारत है, रामायण है, चरक संहिता है, वृहद संहिता है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इनसे संबंधित कोई ग्रंथ है या कुछ है जो विभिन्न यात्रियों द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं, वो सभी किसी भी साहित्यिक ग्रंथों के अंदर शामिल होते हैं। अब हम एक एक करके इन सभी के बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं। जैसे सबसे पहले हम लेते हैं पुरातात्विक स्रोत हैं, जिसके अंदर प्राचीन अवशेष हैं, जैसे अभिलेख हैं। अभिलेख के अंदर कौन कौन से महत्वपूर्ण अभिलेख होंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। स्मारक के अंदर कौन कौन से स्मारक हैं, मुद्राएं कौन कौन सी हैं, किस किस क्षेत्र की कौन कौन सी मुद्राएं हैं जो क्षेत्र के अंदर प्रचलित रही हैं। उत्खनन से प्राप्त सामग्री हैं, कौन कौन सी सामग्री हमें प्राप्त हुई हैं और किस क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। और कलाकृतियों के बारे में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं अभिलेख के बारे में। सबसे पहले हम अभिलेख के बारे में पढ़ते हैं। तो अभिलेख कौन कौन से हैं इसके बारे में पढ़ते हैं, और सबसे पहले अभिलेख के बारे में देख लेते हैं। यानी अभिलेख, यानी अभिलेख किसे कहते हैं, तो उत्खनन किया हुआ कोई अगर प्राप्त होते हैं, कोई सामग्री प्राप्त होती है जिसके ऊपर उत्कीर्ण किया हुआ है, कुछ लिखा हुआ है हमें प्राप्त होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं। किसी भी अगर कोई भी शिलालेख है उसके अंदर कुछ हमने लिख के छोड़ दिया, कोई पुराने राजाओं महाराजाओं द्वारा लिखा हुआ है, तो उसे हम अभिलेख कहते हैं, जिसके द्वारा तात्कालीन समाज की संपूर्ण जानकारी का हमें बोध होता है और शासन व शासक की जानकारी देते हैं। इसके अंदर महत्वपूर्ण शिलालेख कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे शिलालेख होते हैं, इसके अंदर शामिल हैं शिलालेख हैं, पाषाण लेख हैं, स्तंभ लेख हैं, गुहा लेख हैं, मूर्ति पर उत्कीर्ण लेख हैं, स्तूप लेख हैं, तालाब हैं, तालाब के किनारे कोई लेख हैं, ताम्रपात्र हैं, मठ हैं, आदि से प्राप्त कोई भी लेख होता है उसे हम अभिलेख कहते हैं। यानी कि उसके अंदर पाषाण लेख हो सकता है, ये सभी उनके क्या हैं, ये सारे के सारे अभिलेखों के प्रकार हैं जो हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब हम देखते हैं
किसी के प्रशंसा के अंदर लिखा गया जो लेख होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्रशस्ति कहते हैं। किसी की प्रशंसा के अंदर कोई लेख लिखा गया है तो उसे प्रशस्ति कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम राज प्रशस्ति को देख सकते हैं, जो राजसमंद के अंदर है, राजसमंद झील के अंदर किनारे, राजसमंद झील के किनारे राजसमंद के अंदर स्थित है, जो संस्कृत भाषा के अंदर लिखी गई हैं चुप्पू शैली के अंदर। ये राज प्रशस्ति आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर के अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ये राज प्रशस्ति वाला, तो आपको राज प्रशस्ति थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। राज प्रशस्ति राजसमंद झील के किनारे राजसमंद के अंदर स्थित है, संस्कृत भाषा में चुम्पू शैली के अंदर इसका निर्माण हुआ है, लिखी गई है। 25 शिलालेखों पर 1700 और 1917 लोग लिखे गए हैं। राज सिंह के काल में इसका निर्माण उत्कीर्ण किया गया था, राज सिंह के कार्यकाल के अंदर उत्कीर्ण हुआ था, रणछोड़ भट्ट तेलंग द्वारा इसका उत्कीर्ण किया गया। तो राज सिंह प्रशस्ति बहुत ही सरल है याद रखना, यानी इसके अंदर टोटल ये रे और रा से जुड़ी हुई है, यानी कि जो राज सिंह प्रशस्ति है, सबसे पहले राज सिंह प्रशस्ति राजसमंद झील के किनारे राजसमंद जिले के अंदर राज सिंह के कार्यकाल के अंदर रणछोड़ भट्ट तेलंग द्वारा इसका उत्खनन किया गया है। तो ये सारी रे से जुड़ी हुई हैं, तो आपको थोड़ा सा हिट चाहिए पेपर के अंदर याद आने के लिए, तो ये आपके लिए थोड़ा सा याद रखना कि राज सिंह प्रशस्ति रा से संबंधित है, यानी रा आएगा, यानी राज सिंह प्रशस्ति राजसमंद झील के किनारे राजसमंद के अंदर स्थित है, रणछोड़ भट्ट तेलंग ने इसका निर्माण उत्खनन किया और राज सिंह के कार्यकाल के अंदर। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं प्रमुख जो शिलालेख है वो कौन कौन से हैं। प्रमुख शिलालेख कौन कौन से हैं, तो कौसुंडी शिलालेख। सबसे पहले हम कौन सा शिलालेख देखते हैं, कौसुंडी शिलालेख, जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। शिलालेख के अंदर सारे के सारे जो भी मैंने इसके अंदर फैक्ट लिखे हैं सारे के सारे इम्पोर्टेंट है, लमसम आज की पूरी की क्लास ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है, थोड़ा ध्यान से पढ़िए। अब हम कौसुंडी शिलालेख के बारे में देख लेते हैं। ये द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का शिलालेख है, यानी बहुत ही पुराना शिलालेख रहा है, जो नगरी चित्तौड़गढ़ से में प्राप्त हुआ था। सबसे पहले आप सबको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौसुंडी शिलालेख कहाँ पर स्थित है, तो नगरी चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। राजस्थान में वैष्णव या भागवत धर्म की जानकारी देने वाला ये प्रथम शिलालेख है। अब इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान के अंदर वैष्णव या भागवत धर्म की जानकारी देने वाला जो अभिलेख है वो कौन सा है, प्रथम अभिलेख कौन सा है, तो कौसुंडी अभिलेख है, जो नगरी चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है। द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का शिलालेख है, जो नगरी चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है। तो चलिए आगे देखते हैं। कंसुआ का अभिलेख। अब हम पढ़ते हैं कंसुआ का अभिलेख, जो 730 ईसा पूर्व का है, जो कोटा से हमें प्राप्त हुआ है। ये धवल नामक मौर्य शासक की जानकारी देता है। किसकी जानकारी देता है, कंसुआ जो अभिलेख धवल नामक जो मौर्य शासक था उसकी जानकारी देता है, और ये कोटा के अंदर स्थित है, थोड़ा ध्यान में रखना है। अब हम देखते हैं घटियाला शिलालेख, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, थोड़ा सा ध्यान में रखना है इसको। घटियाला अभिलेख जो 861 ईसा पूर्व का है, जो जोधपुर से प्राप्त हुआ है। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि घटियाला अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये जोधपुर से प्राप्त हुआ है। और इसको किसके द्वारा इसको लिखा गया है, तो जो मग ब्राह्मण थे इनके द्वारा इसको लिखा गया है। सबसे इम्पोर्टेंट सती प्रथा का उल्लेख किस अभिलेख के अंदर मिलता है, तो घटियाला अभिलेख जो जोधपुर में स्थित है इसमें इसका उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है, घटियाला अभिलेख के अंदर सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। और जो कक्कूक जो शासक हुआ है इसकी जानकारी देने वाला शिलालेख कौन सा है, तो घटियाला शिलालेख जोधपुर है। कक्कूक की जानकारी देने वाला शिलालेख कौन सा है, कक्कूक की जानकारी देने वाला घटियाला शिलालेख जोधपुर है। इसके अंदर 4 लेखों का ये समूह है। घटियाला शिलालेख गुर्जर पटियारों की जानकारी देता है, संस्कृत भाषा के अंदर ये उत्कीर्ण किया गया है। इसकी अवसति एक जैन मंदिर के पास स्थित है, ये जैन मंदिर के पास है, इसकी अवसति जैन मंदिर के पास है, जो जैन मंदिर के पास है, जिसे माता की साल कहते हैं। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो घटियाला जो शिलालेख है, घटियाला शिलालेख है, ये किस मंदिर के पास स्थित है, तो ये माता की साल जो मंदिर है वहाँ पे स्थित है। अब हम पढ़ते हैं किराडू मंदिर, किराडू अभिलेख
किराडू अभिलेख पढ़ रहे हैं तो किराडू अभिलेख पढ़ते हैं जो 1152 ईसा पूर्व का है, जो बाड़मेर के अंदर स्थित है। ये एक प्रकार से राजज्ञा है जिसमें पशु वध को रोकने के लिए नियम बनाए गए हैं। यानी कि किराडू अभिलेख है, इसके अंदर एक ये राजा के द्वारा नियम दिए गए थे जिसके अंदर पशु बलि के रोकने के प्रयास किए गए थे। इसके बारे में इसके अंदर लिखा गया था। यानी किसी राजा ने जो नियम बनाए थे उसको उत्कीर्ण कर दिया और ये एक अभिलेख बन गया जो किराडू अभिलेख कहलाता है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद रखना है, एक बाड़मेर भी स्थित है, बस ठीक है। अब हम देखते हैं नांदसा अभिलेख। ये किराडू अभिलेख है, ये अभी अपडेट के अंदर, ये बाड़मेर के अंदर स्थित है। बाड़मेर से जो अलग जिला हुआ है बालोतरा, उसमें नहीं गया है, बाड़मेर के अंदर स्थित है, ध्यान में रखना है। नांदसा यूप अभिलेख ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको इतना ध्यान रखना है कि ये भीलवाड़ा के अंदर स्थित है जो 225 ईसा पूर्व का है। नांदसा यूप स्तंभ लेख भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। अब हम देखते हैं सामोरी अभिलेख जो उदयपुर के अंदर स्थित है। सामोरी अभिलेख 646 ईसा पूर्व का है। ये गोहिल वंशीय शासक शिलादित्य की जानकारी देता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गोहिल वंशीय शासक शिलादित्य की जानकारी देने वाला शिलालेख कौन सा है। गोहिल शासक शिलादित्य की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है, तो सामोली अभिलेख उदयपुर है, थोड़ा सा ध्यान में रखना आपको। अब हम देखते हैं बिजोलिया शिलालेख। ये इंपोर्टेंट शिलालेख है बिजोलिया शिलालेख जो 1170 ईसा पूर्व का है। ये भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। ये सांबर व अजमेर के चौहानों की जानकारी देते हैं। सांबर यानी जयपुर के आसपास का और अजमेर के आसपास के जो चौहान हुए हैं, अजमेर के जो चौहान हुए हैं, सांबर के जो चौहान हुए हैं, उनकी जानकारी देने वाला शिलालेख है। जो इसके अंदर जो बिजोलिया शिलालेख है ये इम्पोर्टेंट है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस शिलालेख के अंदर चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है, तो वो बिजोलिया शिलालेख है जिसके अंदर चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। और बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा से प्राप्त हुआ है। ये 13 पदों में संस्कृत का भाषा के अंदर लिखा गया है। इसकी रचना गुणभद्र के द्वारा की गई थी। बिजोलिया शिलालेख इसकी रचना किसने की थी, गुणभद्र के द्वारा, इम्पोर्टेंट है। और इसका उत्कीर्ण गोविंद ने किया था। ये इम्पोर्टेंट है कि रचना किसने की थी, गुणभद्र द्वारा की गई है बिजोलिया शिलालेख की। अब हम पढ़ते हैं चीरवा शिलालेख जो उदयपुर से प्राप्त हुए हैं। 1273 ईस्वी ईसा पूर्व का है जो उदयपुर से प्राप्त हुआ है। कौन सा चीरवा शिलालेख, इसकी रचना किसके द्वारा की गई है, तो रतन प्रभा सूरी द्वारा इसकी रचना की गई है, इंपॉर्टेंट है। और उत्खनन किसने कराया, केली सिंह द्वारा कराया गया। रचनाकार जितने भी शिलालेख हुए इसमें रचनाकार इंपॉर्टेंट है, उत्कीर्ण करता ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कम से कम आपको जिसने रचना की है उनको याद रखना है। जैसे ये रतन प्रभा सूरी हैं, चीरवा शिलालेख की इसने रचना की है, उदयपुर के अंदर स्थित है, 1273 ईस्वी का है। रावल समर सिंह की विशेष जानकारी मिलती है इसके अंदर। चीरवा शिलालेख के अंदर जो राजा हुए हैं समर सिंह, उनकी विशेष जानकारी मिलती है। और जेतर सिंह, तेज सिंह आदि की भी जानकारी मिलती है। यानी समर सिंह, जेतर सिंह, तेज सिंह की जानकारी किस शिलालेख के अंदर मिलती है, तो वो मिल जाएगी चीरवा शिलालेख के अंदर मिल जाएगी। अब हम पढ़ते हैं स्मारक। तो कौन कौन से प्रमुख स्मारक हुए हैं इनके बारे में पढ़ते हैं। तो सेकंड जो चैप्टर है वो है, टॉपिक है हमारा स्मारक। अभिलेख पूर्ण हो चुके हैं और अब हम पढ़ते हैं स्मारक। इसमें दुर्ग हैं, स्मारक के अंदर दुर्ग हैं, महल हैं, छतरी हैं, बावड़ी हैं, इन सभी को इसके अंदर शामिल किया जा सकता है किसके अंदर, स्मारक के अंदर। यानी प्रमुख स्मारक कौन कौन से हैं, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग हैं, चित्तौड़गढ़ दुर्ग हैं, गांगरोन दुर्ग झालावाड़ हैं, मेहरानगढ़ है जोधपुर वाला, तारागढ़ है अजमेर वाला, तारागढ़ है बूंदी वाला। तारागढ़ नाम से दो दुर्ग हुए हैं, एक तारागढ़ अजमेर के अंदर स्थित है और दूसरा बूंदी के अंदर स्थित है। स्वर्णगिरी ये जालौर के अंदर स्थित है। और सुवर्णगिरी जिसके अंदर पूरा सु आएगा वो तो जालौर के अंदर स्थित है। और स्वर्णगिरी ये जैसलमेर के अंदर स्थित है। स्वर्णगिरी, सुवर्णगिरी और स्वर्णगिरी। रणथंभौर ये सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। सिवाना कहाँ पर स्थित है, तो सिवाना बाड़मेर में स्थित है। भटनेर हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, प्रमुख स्मारक हैं ये।
अब हम देख लेते हैं मुद्राएं या सिक्के। मुद्राएं या सिक्के राज्य व शासक की शक्ति का सूचक माना जाता है। किसको? मुद्राओं को। राज्य की शक्ति का सूचक माना जाता है मुद्राओं को, यानी जहाँ पर राजाओं की जो मुद्राएं मिलती है वहाँ पर उसका राज्य हुआ करता था, ये हम अनुमान करते हैं। यानी कि अलग अलग रियासतों में अलग अलग सिक्के प्रचलित हैं। जिससे अलग अलग रियासतें हुई हैं उन सभी के अंदर अलग अलग सिक्के प्रचलित हुए हैं, उन्होंने अपने नाम के सिक्के प्रचलित किए हैं। जैसे ये सिक्के पूरे पूरे इम्पोर्टेंट है इसके अंदर जो मैंने लिखे हैं, बाकी ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है उनके ऊपर मैंने इम्पोर्टेंट लगा रखा है जो बार बार पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। जैसे मेवाड़ के अंदर कौन कौन से सिक्के प्रचलित हैं, तो गांधिया हैं, टक्का हैं, दिरहम हैं और स्वरूप शाही है। ये सारे मेवाड़ के अंदर प्रचलित सिक्के थे। कौन कौन से? गांधिया, टक्का, दिरहम और स्वरूप शाही। और मारवाड़ के अंदर कौन सा सिक्का प्रचलित था? मारवाड़ के अंदर था वो लल्लूलिया जो सिक्का है, रुपया है, लल्लूलिया रुपया, ये मारवाड़ के अंदर प्रचलित था। जयपुर के अंदर ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि जाटसाई सिक्का कहाँ का प्रचलित था, तो ये जयपुर जो रियासत है वहाँ पर प्रचलित था जाटसाई सिक्का। अलवर के अंदर कौन सा था? तो अलवर के अंदर रावसाई सिक्का अलवर के अंदर प्रचलित था। बूंदी के अंदर 11 सेना जो सिक्का यहाँ पर प्रचलित था। जैसलमेर के अंदर कौन सा सिक्का प्रचलित था? तो अक्खे शाही जो सिक्का है वो कौन सी रियासत में प्रचलित था? तो अक्खे शाही जैसलमेर के अंदर प्रचलित था। तो चलिए आगे देखते हैं। झालावाड़ के अंदर कौन सा सिक्का प्रचलित था? बदन शाही सिक्का प्रचलित था। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में कौन सा था? सालिम शाही जो सिक्का ये यहाँ पर प्रचलित था। धौलपुर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी जो तमचा शाही सिक्का था ये कहाँ पर प्रचलित था? धौलपुर के अंदर प्रचलित था तमचा शाही सिक्का प्रचलित था। विजय शाही है ये विजय शाही पाली के अंदर प्रचलित था। अब हम पढ़ते हैं साहित्यिक स्रोत, यानी कि पुरातात्विक स्रोत हमारे समाप्त होते हैं। और यहाँ अब हम देखते हैं महत्वपूर्ण जो साहित्यिक स्रोत है वो कौन कौन से हैं। प्रमुख जो साहित्यिक स्रोत हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो प्रमुख साहित्यिक स्रोत है वो पृथ्वीराज द्वारा लिखा गया है। पृथ्वीराज विजय ये किसके द्वारा लिखा गया है? जैनक द्वारा लिखा गया है पृथ्वीराज विजय। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं ये साहित्यिक स्रोत, तो सारे इंपॉर्टेंट है जो मैंने लिखे हैं, सारे आपको याद करने हैं। यानी विजय पृथ्वीराज विजय हैं, ये किसने लिखा था? जैनक द्वारा लिखा गया है। पृथ्वीराज राजस्व ये चंद्रवर्ती द्वारा लिखा गया है। बिसल देव राजस्व ये नरपति नाले द्वारा लिखा गया है। अमीर महाकाव्य ये किसके द्वारा लिखा गया है? नयन चंद्र सूरी द्वारा लिखा गया है। अचलदास खिचड़ी वचनी का है ये शिवदास गार्डन द्वारा लिखा गया है। ये बार बार पूछा जाता है यार, यानी कि ये सारे इंपॉर्टेंट ये बार बार पूछे जाने वाले हैं क्वेश्चन है, थोड़ा सा इनको ध्यान से देख लेना आप। पृथ्वीराज विजय, जैनक, पृथ्वीराज राजस्व चंद्रवर्ती, बिसल देव राजस्व नरपति नाले, अमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी और अचलदास खिचड़ी वचनी का शिवदास गार्डन का है। कानरदेव प्रबंध किसके द्वारा लिखा गया था? तो पद्मनाभ द्वारा लिखा गया था। दलपति विजय किसके द्वारा लिखा गया है? दलपत सिंह द्वारा लिखा गया है। दलपत विजय दलपत विलास है ये किसके द्वारा लिखा गया था? दलपत विजय द्वारा दलपत सिंह द्वारा लिखा गया था। और वचनिया ये खड़िया जगह द्वारा लिखा गया था वचनिया। अब हम देख लेते हैं प्रमुख ख्यात कौन कौन सी हैं। ख्यात कौन कौन सी हुई है? मोहनत नैन श्री ख्यात है, ये मोहनत नैन श्री द्वारा लिखी गई थी। मोहनत नैन श्री ख्यात है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो मोहनत नैन श्री द्वारा लिखी गई है ये। और ये मोहनत नैन श्री किसके दरबारी शासक हुआ करते थे? जसवंत सिंह के दरबारी थे। मारवाड़ के जो जसवंत सिंह हुए थे उनके दरबारी थे मोहनत नैन श्री। और इन्हीं के कार्यकाल के अंदर इन्होंने मोहनत नैन श्री ख्यात लिखी। और मोहनत नैन श्री इनको ही राजपूताने का अबुल फजल कहा जाता है। राजपूताने का अबुल फजल किसे कहा जाता है? तो मोहनत नैन सिंह को कहा जाता है जो जसवंत सिंह के दरबारी थी। ऐसे क्वेश्चन आजकल बहुत पूछे जाने लगे हैं, जैसे कि मोहनत नैन सिंह हैं
ये किसके दरबारी हुआ करता था? तो ये जसवंत सिंह के दरबारी था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और इनके द्वारा जो लिखा गया ग्रंथ है वो है मारवाड़ परगना लिपिकत। इसे मारवाड़ गजेटियर भी कहा जाता है, गजेटियर कहते हैं। इस ग्रंथ को गजेटियर कहा जाता है, जो किसके द्वारा मोहन नैणसी द्वारा लिखा गया है, मारवाड़ परगना लिपिकत। अब हम देखते हैं बांकीदास की ख्यात किसके द्वारा लिखी गई है। बांकीदास की ख्यात है बांकीदास जो लिखी गई है। वीर विनोद ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो कवि राजा श्यामलदास द्वारा लिखा गया है। जो कर्नल जेम्स टोड हुए हैं उन्होंने एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान लिखी थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है बार बार। वंश भास्कर किसके द्वारा लिखा गया है? सूर्यमल मिश्रण द्वारा लिखा गया है। मारवाड़ राज्य का इतिहास विशेष विश्वेंद्र नाथ रेव द्वारा लिखा गया है। कौन सा? मारवाड़ राज्य का इतिहास। ये किसके द्वारा इसकी रचना की गई है? तो ये है, इसका जो लेखक है विश्वेंद्र नाथ रेव हैं। विश्वेंद्र नाथ रेव हैं जो इसने इसकी रचना की है। तो चलिए आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। और अब हम नेक्स्ट जो सेशन है 6th क्लास का जो चौथा अध्याय है वो होगा। आज का सेशन समाप्त होता है। तो चलिए नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलते हैं।